Hello, everybody. Welcome to Electronic Communication System lecture series. And in today's lecture, we will discuss yet another new antenna. And this time we are interesting to discuss about horn antenna, the horn antenna. Okay. ये जो फेज अब इस लेक्चर सीरीज का चल रहा है, ये लास्ट फेज है, यानी इस यूनिट के अप्रोक्सीमेटली हम एंड में हैं। शायद एक या दो टॉपिक के बाद ये यूनिट अब समाप्त होने वाली है। तो हॉर्न एंटीना के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये भी माइक्रोवेव रीजन का एंटीना। देखिए, हम बहुत सारे माइक्रोवेव रीजन के एंटीनाज स्टडी कर रहे हैं। यहाँ हमने रिफ्लेक्टर एंटीना यूज किया, उसको स्टडी किया, हमने लूप एंटीना को स्टडी किया, ओके, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना को यूज स्टडी किया। अब ये हॉर्न एंटीना, और ये भी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेंज का एंटीना है, या फिर आप इसे कह सकते हैं, हम इसे माइक्रोवेव रेंज में भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली इन एंटीनाज का जो यूज है ना, कि हम एंटीनाज को फ्रीक्वेंसी के बेस पे भी डिपेंड कर सकते हैं कि वो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के एंटीना है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के एंटीना है, या अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के एंटीना है। तो बेसिकली जो लास्ट में हम लास्ट थ्री जो एंटीनाज को डिस्कस करके आए हैं, जैसे रिफ्लेक्टर एंटीना होगा, लेंस एंटीना हो गया, और ये हॉर्न एंटीना जो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं, ये बेसिकली माइक्रोवेव रीजन के एंटीना है, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इनका बहुत ज़बरदस्त यूज है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं, और ये एक अलग से हमारे सिलेबस में एक टॉपिक भी इंक्लूड किया गया है कि यूज ऑफ एंटीना इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो आप याद रखिए क्या कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन की जब भी हम बात करेंगे, तो या तो फिर वहाँ हम रिफ्लेक्टर एंटीना यूज करते हैं, क्योंकि ये जो एंटीनाज हम स्टडी कर रहे हैं ना, रिफ्लेक्टर एंटीना या लेंस एंटीना, या फिर हम ये हॉर्न एंटीना भी स्टडी करने जा रहे हैं, इनकी डायरेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। यानी बीम विड्थ कम होने की वजह से इन एंटीनाज की डायरेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और डायरेक्टिविटी ज़्यादा होने से लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं। तो इस कारण सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में इस तरह के एंटीनाज जो अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेंज के एंटीना हो या माइक्रोवेव रेंज के एंटीना हो, इनको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। उसी रेंज का एक एंटीना है ये द हॉर्न एंटीना। ओके, हॉर्न एक्चुअली फ्लैरिंग एक वर्ड आप यहाँ बहुत स्टडी करेंगे। फ्लैरिंग का मतलब होता है, अगर आप बेसिकली समझे तो फैलाव, है ना, फैलाव कर दिया गया हो। अब वो फैलाव कैसा है, हॉर्न का तो अगर हिंदी में मीनिंग समझे तो सींग से होता है, पर सींग जैसा ऐसा कोई कंसेप्ट यहाँ है नहीं। पर हॉर्न का मतलब ये वो वाला हॉर्न भी आप इसे समझ सकते हैं जो गाड़ियों में, मोटर बाइक में लगा रहता है, जो साउंड की इफेक्टिवनेस है उसको बढ़ा देता है। उस तरह से अगर आप इसे समझे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। ओके, हॉर्न का यूज कैसे, एक्चुअली इस तरह के एक हॉर्न का हम देखेंगे भी। यहाँ कैनोनिकल टाइप का एक हॉर्न है जो एग्जैक्टली उसी शेप का है जिस तरह के हॉर्न हमारी मोटर बाइक में और गाड़ियों में लगे रहते हैं। तो हॉर्न का यूज क्या होता है कि हॉर्न उस साउंड के इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है जो हमें एम्पलीफायर प्रोवाइड कराता है। ओके, उसके एम्पलीफिकेशन लेवल को एम्पलीफायर बढ़ा देता है, और उसके बाद उसकी लाउडनेस, उसकी पिच, वो सब काम होता है उस हॉर्न का। वो जो स्पीकर के सामने आगे हॉर्न लगा रहता है, उसका काम है उसकी लाउडनेस को बढ़ाना, उसकी डायरेक्टिविटी को बढ़ाना। जिस डायरेक्शन में वो हॉर्न होगा, उस डायरेक्शन में वो साउंड सबसे ज़्यादा इंटेंस होगा। तो उससे बहुत कुछ आप इसको रिलेट कर सकते हैं, इस हॉर्न एंटीना को, वहाँ से उस फिनोमिना से, हॉर्न ऑफ व्हीकल्स, डिफरेंट व्हीकल्स, वहाँ से ये बिल्कुल मैच करता है। और वही कोशिश यहाँ की गई है इस हॉर्न से। एक्चुअली हॉर्न एंटीना का कंसेप्ट कैसे हमारे माइंड में आया है, कैसे हमारे इंटरेस्ट में आया, देखिए, ट्रांसमिशन लाइंस का जो कंसेप्ट है वो ये है कि दोनों एंटीना हो या ट्रांसमिशन लाइंस हो, दोनों का काम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपेगेट कराना। अंतर क्या है, ट्रांसमिशन लाइन में बाउंडेड मीडियम में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमिना के थ्रू
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट करते हैं, जैसे ऑप्टिकल फाइबर में होता है। ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और जो लाइट है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए आगे चली जाती है। ओके, तो वेवगाइड में क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी रिफ्लेक्शन करती हुई आगे की तरफ बढ़ जाती है। अंतर क्या है? ट्रांसमिशन लाइन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपेगेट कर रही है और हमारे पास जो एंटीना है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपेगेट कर रहा है। द डिफरेंस इज दैट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जब ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू प्रोपेगेट कराया जाता है तो वो एक बाउंडेड मीडियम में प्रोपेगेट करती हैं, और जब एंटीना के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपेगेट कराया जाता है तो वो एक फ्री स्पेस में प्रोपेगेशन करती है। दूसरा एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि बाउंडेड मीडियम की कोई लिमिटेशन होगी, डेफिनेटली लिमिटेशन हो, आप कितनी दूर तक ट्रांसमिशन लाइन को बिछा सकते हैं। यहां से अगर आपको कहें ऑस्ट्रेलिया तक, तो इट इज नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिस। ये पॉसिबल नहीं है कि आप यहां से ऑस्ट्रेलिया तक ट्रांसमिशन लाइंस बिछा दें, है ना। तो जबकि कम्युनिकेशन आपको ऑस्ट्रेलिया में भी करना है, तो उसके लिए जो स्पेस प्रोपगेशन है, स्पेस प्रोपगेशन है, आगे जो यूनिट हम स्टडी करने वाले हैं वो वेव प्रोपगेशन ही है। तो उसमें जानेंगे कि किस तरह से इतनी लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल कर जाती हैं, वो कौन कौन सी वेव्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं जहां से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक प्लेस से डिस्टेंटेड प्लेस तक भेज सकते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइंस का यूज इस वजह से हो जाता है, लिमिटेशन हो जाता है कि वो एक डेफिनेट डिस्टेंस तक ही हम उसको कर सकते हैं। 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, है ना, 500 किलोमीटर, पर आपको कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, 10,000 किलोमीटर तक, तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो एंटीना इसलिए बेहतर समझा जाता है ट्रांसमिशन लाइन से। हालांकि लॉसेज जो हैं वो एंटीना में ज्यादा हैं, ट्रांसमिशन लाइंस में कम है, लेकिन फिर भी एंटीना को प्रेफर किया जाता है ओवर ट्रांसमिशन लाइंस। ये देखिए, आप अपने आसपास को जरा आप अपने आसपास इंस्पेक्शन करके देखिए कि आपको एंटीना ज्यादा मिलेंगे या फिर ट्रांसमिशन लाइंस ज्यादा मिलेंगी। जैसे पहले लैंडलाइन फोन में लैंडलाइन लाइन होती थी, तो अब तो वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। तो इसलिए एंटीना जैसा कंसेप्ट हमारे सामने आता है कि ये स्पेस प्रोपगेशन करा जा सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को स्पेस में प्रोपगेट कराता है ट्रांसमिटिंग एंटीना, और उसी पर्टिकुलर मैसेज को फिर रिसीव करने के लिए रिसीविंग एंटीना लगे होते हैं, वो रिसीव करते हैं और ओरिजिनल सिग्नल हमें डीमॉड्यूलेशन की फिनोमिना के थ्रू मिल जाता है। अच्छा, तो इस कारण हम ये स्टडी कर रहे हैं द हॉर्न एंटीना। ओके, हॉर्न एंटीना बिल्कुल वही काम करेगा जो स्पीकर का लाउडनेस, पिच, लेवल बढ़ाने के लिए जो व्हीकल्स के हॉर्न है वो करते हैं, और उसी तरह का इसका डिजाइनिंग होगी। तो लेट्स स्टार्ट द हॉर्न एंटीना। ओके, a waveguide is capable of radiating energy into open space if it is suitably excited at one end and open at other end। ठीक है, एक वेवगाइड को हम यूज कर सकते हैं। वेवगाइड आप ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, उसी तरह का एक कंसेप्ट है वेवगाइड। ओके, तो डेफिनेटली ईडी वाले सिलेबस में आपने जो सेकंड सेम में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का सिलेबस होता है वहां हम ए वेवगाइड को स्टडी करते हैं। So a waveguide is capable of radiating energy into space if it is suitably excited at one end, इसको एक एंड पे एक्साइट किया गया हो, and it is open at other end, और ये दूसरे एंड पर खुली हुई हो। This radiation is much greater than that obtained from two wire communication lines, but it suffers बाई सम डिफिकल्टीज। लेकिन इस अगर वेवगाइड से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपेगेट कराना है, तो एक ऐसी वेवगाइड जिसके एक एंड पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्साइट किया गया हो, यानी कोई सोर्स ऐसा हो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट कर रहा है, और दूसरी एंड पर वो वेवगाइड खुली हो। तो इससे हालांकि जो टू वायर कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन लाइन से उससे बेहतर हम ट्रांसमिशन कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ डिफिकल्टीज है। वो क्या है देखिए, ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ फॉरवर्ड एनर्जी इन द वेवगाइड इज रेडिएटेड एंड मच ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय द ओपन सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट यहाँ कौन सा है? ये स्पेस यहाँ ओपन सर्किट है।
स्पेस यहाँ ओपन सर्किट है। ओके, आप इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई वेवगाइड है, ये आपके पास ये वेवगाइड है। मैं जल्दी से एक वेवगाइड ऐसे ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। मैं सीधा इसे वैसे ये 3 डायमेंशनल फिगर है पर मैं इसको 2 डायमेंशनल में ही ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक वेवगाइड है जिसमें मैंने इस एंड पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट किया और वो इस तरफ, इस डायरेक्शन में इस तरफ मूव कर रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये वेवगाइड इस एंड पे एक्साइटेशन किया जाता है और इस एंड पर खुली हुई है, यानी यहाँ क्या होगा, यहाँ स्पेस है, आगे स्पेस है ना। तो होता क्या है कि ये जो बाउंड्री है, ये जहाँ स्पेस, जो फ्री स्पेस हम जिसे कह रहे हैं, फ्री स्पेस और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये वेवगाइड है, तो यहाँ से आगे इन दोनों की इम्पीडेंस मैचिंग नहीं हो पाती। इम्पीडेंस मैचिंग का मतलब ये है कि जितनी इम्पीडेंस इस वेवगाइड की है यहाँ, उतनी फ्री स्पेस की नहीं होती। तो उससे कारण क्या होता है कि ये एनर्जी, जब इम्पीडेंस मैचिंग नहीं होगी तो एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है। तो एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से प्रोपेगेट कराई है ना, ये इस बाउंड्री पर जाकर बहुत ज्यादा आगे प्रोपेगेट कर पाती है, बहुत कम आगे प्रोपेगेट कराते हैं। और मैक्सिमम ये बाउंड्री ऐसा काम करती है जैसे रिफ्लेक्शन हो, यानी यहाँ से ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ तक आई हैं प्रोपेगेट होने के लिए इस स्पेस में, ये बहुत कम मात्रा में आगे बढ़ पाती हैं और यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद वापस चली जाती है। तो एक्चुअली तो हम ये चाह रहे हैं कि ये जो एनर्जी है ये स्पेस में रेडिएट हो, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो पाता ड्यू टू दिस मिसमैच इम्पीडेंस। ओके, या इम्पीडेंस मैचिंग ना होने के कारण स्पेस और वेवगाइड की। तो ये जो एनर्जी है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो इस वेवगाइड में ट्रेवल कर रही है, स्पेस में नहीं जा सकती क्योंकि स्पेस की इम्पीडेंस और इस वेवगाइड की इम्पीडेंस आपस में मैच नहीं होती। तो इस इम्पीडेंस को मैच कराने के लिए हम यहाँ इस तरह से ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसका जो ये ओपन एंड है, इसको फ्लेयर कर देते हैं, फैलाव कर देते हैं इसका, ऐसा फैलाव कर देते हैं इसका। तो ये कहलाता है हॉर्न, ये कहलाता है हॉर्न। ये जो फैलाव हमने कर दिया इस एंड का, अब हुआ क्या, फैलाव करने से अब इसकी इम्पीडेंस बढ़ गई और उतना हम इसको फैलाव करते हैं जिससे इसकी इम्पीडेंस और ये जो फ्री स्पेस है इसके सामने, इसकी इम्पीडेंस मैच कर जाए। तो होगा क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेट यहां से एक्साइट करते हैं, आप इस एंड पे एक्साइट करते हैं, वट एवर द सोर्स, कोई भी सोर्स, आपको सोर्स डेफिनेटली आरएफ करंट होगा। जैसे आप इसमें आरएफ करंट फ्लो कराएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होनी शुरू होगी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पेस में क्यों प्रोपेगेट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि स्पेस की इंपीडेंस और इस वेवगाइड की इंपीडेंस मैच नहीं कर रही थी। अब इस फ्लेयरिंग की वजह से ये जो फैलाव हमने कर दिया इस एंड का, जिस एंड पे वेवगाइड खुली थी उस एंड का हमने जो फैलाव कर दिया है, अब इन दोनों की इंपीडेंस मैच कर दिया और उतना फैल, ये तो हमारे हाथ में है ना, हम इस हॉर्न को कितना बढ़ाएं। हम इतना भी कर सकते हैं इसको, इतना नहीं कर सकते हम इसको, इतना आगे बढ़ा सकते हैं हम इसको, ये हमने आगे बढ़ा सकते हैं हम इसको, और ज्यादा बड़ा कर सकते हैं हम इसको, और ज्यादा बड़ा कर सकते हैं। तो जब तक हमारी इंपीडेंस मैचिंग नहीं हुई स्पेस के साथ, हम इसकी फ्लेयरिंग करते रहेंगे, ठीक है। और जब हमारी मान लीजिए इस कंडीशन में जाके हमारी जो इस वेवगाइड की और जो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गई हैं, इस वेवगाइड की यहाँ इसकी और इस फ्री स्पेस की इंपीडेंस मैच हो जाती है, बस वहां हम रोक देंगे और यहाँ से अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाएंगी ये फ्रीली स्पेस में मूव कर पाएंगी। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है ये कहलाता है हॉर्न एंटीना। ये देखिए, अब ये बिल्कुल वैसा ही बन गया जैसा हमारे बाइक्स में, हमारी कार में, हमारे और व्हीकल्स में हॉर्न लगे होते हैं। ये देखिए, इसका काम भी वही है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इंपीडेंस को स्पेस के साथ मैच कराना। नहीं तो जनरली अगर आप केवल वेवगाइड को यूज करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप एक एंड पे एक्साइट कर देंगे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेवगाइड में ट्रेवल भी कर जाएंगी, लेकिन ये जो ओपन एंड है ये एक डिसकंटिन्यूटी की तरह बिहेव करेगा। जैसे डिसकंटिन्यूटी वाली जो कंडीशंस हम पढ़ते हैं,
ओके, कंडीशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहुंचेंगी वो बहुत कम मात्रा में प्रोपगेट कर पाएंगी, रेडिएट होंगी यहाँ से, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिफ्लेक्ट हो जाएंगी यहाँ से ड्यू टू मिसमैच ऑफ इम्पिडेंस मैचिंग। आगे हम इसके बारे में और बात करेंगे, पर मेन कॉन्सेप्ट ये है, मेन आइडिया हॉर्न का ये था कि कैसे स्पेस के साथ इस वेव गाइड की इम्पिडेंस मैचिंग कराई जाए। मेन आइडिया इज दैट। ओके, तो इसके पीछे की कहानी ये थी जो अभी आपसे डिस्कस की, और आगे हम इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी स्टडी करने वाले हैं वेव गाइड के, और इसके फिर यूजेस लास्ट में हम देखेंगे। ओके, तो वेव गाइड को यूज करने से हालांकि एनर्जी आप एक एंड पे उसे यूज कीजिए। अ वेव गाइड इज कैपेबल ऑफ रेडिएटिंग एनर्जी इनटू ओपन स्पेस इफ इट इज सुटेबली एक्साइटेड एट वन एंड एंड ओपन एट अदर। This radiation is much greater than that obtained from the two-wire transmission lines, but it suffers by some difficulties. वो difficulties क्या थी? देखिए, only a small portion of forward energy in the waveguide is radiated and much of it is reflected back. क्यों reflected back हुआ? By the open circuit. The open circuit is a discontinuity which matches the waveguide very poorly to space. तो ये जो ओपन सर्किट है ना, ये एक डिसकंटिन्यूटी की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ये वेव गाइड को स्पेस के साथ बहुत पुअरली मैच करता है। तो इस कारण इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए कि ये जो ओपन सर्किट वाली बाउंड्री है एक डिसकंटिन्यूटी बाउंड्री की तरह बिहेव कर रही है, इसको दूर करने के लिए हमारे स्टडी में आया हॉर्न एंटीना। Diffraction around the edges will give the radiation a poor non-directive pattern, और ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते रेडिएशन के साथ। हमारा रेडिएशन ही हमारा मैसेज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर पुअर होंगी या नॉन डायरेक्शनल होंगी तो वो जिस काम के लिए उस मैसेज को कन्वे करने के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपेगेट कराया गया है वो काम नहीं हो पाएगा। ओके, सो बेसिकली to overcome about difficulties a horn antenna is constructed. एक हॉर्न एंटीना कंस्ट्रक्ट किया जाता है बाय फ्लैरिंग ऑफ वेवगाइड। तो वेवगाइड का फैलाव कर दिया जाता है। ओके, बाय फ्लैरिंग आउट द वेवगाइड द डायरेक्टिविटी इंक्रीजेस अप टू अ कंसिडरेबल अमाउंट। दिस प्रोसेस इंप्रूव द इंपिडेंस मैचिंग बिटवीन द वेवगाइड एंड स्पेस, और यही तो हम चाहते थे। The horn antenna is a directional antenna, so it is utilized for long distance communication, even in satellite communication. आगे हम इसका एक यूज भी आगे पढ़ने वाले हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। ओके, इस तरह से ये है स्ट्रक्चर ऑफ हॉर्न एंटीना। ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शेप की वेवगाइड थी, ये देखिए, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है। ठीक है, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ हुई, ये लेंथ है तो ये लेंथ हुई। अब मान लीजिए इस एंड पे आप इस वेवगाइड को एक्साइट कर रहे हैं, यहाँ आपने कोई ऐसा सोर्स रखा है इसमें जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें जनरेट हो रही हैं। वेवगाइड का कंसेप्ट आप ईडी में डेफिनेटली स्टडी करके आएंगे अपने सेकंड सेम में। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यहाँ फ्लो कराया जाता है, एक्साइट किया जाता है एक एंड पे, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब इस एंड पे पहुंचती हैं तो ये एंड एक डिसकंटिन्यूटी की तरह बिहेव करता है, डिसकंटिन्यूटी की तरह बिहेव करता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को स्पेस में प्रोपेगेट करने से रोकता है। तो होता क्या है कि हुआ क्यों ऐसा, ये इस कारण होता है। देखिए, वेवगाइड की जो इम्पिडेंस है वो होती है 50 ± 10 ओम, या तो 40 और 60 ओम के बीच में होती है। ठीक है, ये वेवगाइड की इम्पिडेंस है 50 ± 10, यानी आप ये लगाइए कि 40 से 60 ओम के अराउंड इसकी अपनी इम्पिडेंस है। ठीक है, और फ्री स्पेस की इम्पिडेंस होती है 377 ओम। तो क्या मैच कर रही हैं दोनों? नहीं कर रही। अब क्या किया हमने, इसको एंड को भी फ्लेयर कर दिया, इस एंड को भी फ्लेयर कर दिया, इस एंड को भी फ्लेयर कर दिया और इस एंड को भी फैलाओ बढ़ा दिया हमने। तो मान लीजिए अब जो लेंथ हुई वो ए हुई और जो ब्रेथ हुई वो बी हुई। ठीक है, तो अब जाके इस फ्लेयरिंग की वजह से, इस फ्लेयरिंग में अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ आएंगी, इस फ्लेयरिंग की जो इम्पिडेंस होगी वो एग्जैक्टली इतनी फ्री स्पेस की इम्पिडेंस से मैच कर जाती है, और अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाएंगी इस एंड से वो आगे स्पेस में
आराम से प्रोपगेट कर सकती है। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में, चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपगेट कर रही हैं तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को रखा गया है। ये डायरेक्शन है प्रोपगेशन की और ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, यानी इस डायरेक्शन को, चूंकि एक 3 डायमेंशनल फिगर है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर टू द पेज, ये परपेंडिकुलर टू द पेज, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है, ये डायरेक्शन हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये परपेंडिकुलर टू द पेज, ऐसे परपेंडिकुलर टू द पेज वाइब्रेट कर रहे हैं। और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो इस डायरेक्शन दी गई, इस डायरेक्शन। तो इस कारण इस हॉर्न के होने से जो मिसमैच हो रहा था इंपीडेंस मैच का, वो इंपीडेंस का अब वो नहीं होता, अब वो नहीं होता है। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ हॉर्न एंटीना। ओके, अब इस हॉर्न एंटीना का हम क्रॉस सेक्शनल व्यू देख लेते हैं। यानी क्रॉस सेक्शनल व्यू को देखने से पहले मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, अगर मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू दो तरीके से, चूंकि इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मैं अभी ई प्लेन की बात कर रहा हूँ, तो ई प्लेन मेरा जो होगा ना वो ये होगा, ये आर्म ले ली मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसकी वेवगाइड की, ये वाली, और ये और ये, यानी ये वाली एरिया ए ले लिया, ये वेवगाइड का ये वाला हिस्सा है ये, तो ये हुआ इसका ई प्लेन में क्रॉस सेक्शनल व्यू। अगर इसका आप एच प्लेन में क्रॉस सेक्शनल व्यू देखना चाहते हैं तो फिर आपको ये लेना पड़ेगा, या तो फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये और ये वाला हिस्सा बी वाला, ये लेना पड़ेगा, ये वाला हिस्सा, ये और ये। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू ले रहा हूं, ये ई फील्ड में, ई प्लेन में ये वाला हिस्सा ए। तो देखिए, ये देखिए, ये जो आपकी स्क्रीन पे है ये वही वाला हिस्सा है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ये ब्रेथ हुई इलेक्ट्रो वेवगाइड की, और ये वाला वो हॉर्न का हिस्सा है जिसकी लेंथ जिसकी ये कितनी थी, लेंथ कैपिटल ए थी। ठीक है, मान लीजिए वेवगाइड के और इस हॉर्न के इस एंड के बीच की जो लेंथ है वो एल है, और ये एंगल थीटा ई है। ई इसलिए रखा गया है क्योंकि ई प्लेन की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन की बात कर रहे हैं। ओके, एल क्या है, यहाँ फ्लेयरिंग लेंथ है, ये जहां तक आपने वेवगाइड को फ्लेयर किया है, तो ये है एल। थीटा ई क्या है, फ्लेयरिंग एंगल विद ई प्लेन, ये ई प्लेन के साथ, चूंकि ई प्लेन की डायरेक्शन ये है और इसका फैलाव इस डायरेक्शन में है, तो एंगल जो हुआ वो हुआ थीटा ई। ओके, और डेल ई क्या है, ई प्लेन फ्लेयरिंग डिफरेंस। ठीक है, ये देखिए, अगर इसे आप कॉर्ड करें ना, ये तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की एक ही होगी, क्योंकि ये इसी सर्कल का हिस्सा है। अगर मान लीजिए इसको आप सेंटर कह के और एल लेंथ का सर्कल ड्रॉ करें तो ये रेडियस होगी एल, और जब ये यहाँ मैच करेगा तो यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, एल। तो ये जो एक्स्ट्रा यहाँ छोटा सा एक हिस्सा बचा है, इसको डेल ई कहा गया है। ये क्या है, ई प्लेन फ्लेयरिंग डिफरेंस है। और ऐसा आप एच प्लेन के साथ भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल आप ई प्लेन के साथ ही कर सकते हैं। आप एच क्रॉस सेक्शनल व्यू विद रेस्पेक्ट टू ई प्लेन, ये लिखा है ना यहाँ, आप लिख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू विद रेस्पेक्ट टू एच प्लेन। बस ये लेंथ एल ही रहेगी, ये एंगल डेल्टा एच हो जाएगा, और ये जो डिफरेंस है ये थीटा ई हो जाएगा, सॉरी ये एंगल थीटा ई हो जाएगा, और ये जो ई प्लेन फ्लेयरिंग डिफरेंस है डेल्टा एच हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस पॉइंट को मैंने P कहा, इस पॉइंट को मैंने Q कहा, इसको R कहा और इसको S कहा, और मैं अब एक ट्रायंगल यूज कर रहा हूं, ट्रायंगल PQR। कौन सा ट्रायंगल है, P Q और R, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। ओके, तो इस ट्रायंगल में मैं एक पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूं। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है। ओके, तो हाइपोटेन्यूज हो गया इसका ये PQ, तो PQ किसके बराबर, सॉरी PR, ये इसका हाइपोटेन्यूज हुआ, और PR किसके बराबर है अकॉर्डिंग टू फिगर, L
प्लस डेल ई, तो ये रहा L प्लस डेल ई हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ स्क्वायर, ये रहा L, ठीक है, इनटू ये लॉन्ग स्क्वायर ओवर प्लस बेस स्क्वायर, और बेस इसका हुआ ये, ठीक है। हाँ, लॉन्ग ये है और बेस ये है, चूंकि बेस वो वाली साइड होती है जिसपे ये एंगल थीटा ई, ये एंगल थीटा ई और 90 डिग्री का जो एंगल है दोनों हो, तो ये बेस हुआ इसका L, बेस स्क्वायर प्लस ये लॉन्ग स्क्वायर। और लॉन्ग देखिए, ये पूरी आर्म RS कितनी है A, और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो जितनी लेंथ RQ होगी उतनी ही QS होगी। तो ये इसका मतलब ये है RQ और QS मिलके A बनाती हैं, तो RQ और QS बराबर हैं, इसका मतलब RQ भी A/2 होगा और QS भी A/2 होगा। चूंकि हम इस ट्रायंगल में डील कर रहे हैं PQR में, तो जो लेंथ हुई RQ जो कि इस ट्रायंगल का लॉन्ग है, इस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल का लॉन्ग है, वो कितना हुआ RQ A/2, तो ये रहा A/2 स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस लॉन्ग स्क्वायर, यही है पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अच्छा, अब इसका स्क्वायर जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा L स्क्वायर प्लस डेल ई स्क्वायर प्लस 2L डेल ई, यहाँ इसको स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 4, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो गया। अच्छा, तो अभी मेरे पास जो बचा वो है डेल ई स्क्वायर प्लस 2L डेल ई लेफ्ट हैंड साइड पे और A स्क्वायर बाई 4 राइट हैंड साइड पे, ये मेरे पास अभी बची हुई टर्म्स हैं। एज डेल ई इज वेरी स्मॉल, हम डेल ई को बहुत स्मॉल कंसीडर करके चलते हैं, चूंकि एंगल बहुत छोटा होगा, तो डेल ई का जो स्क्वायर होगा ना वो और भी छोटा हो जाएगा, डेल ई का जो स्क्वायर होगा वो और भी छोटा हो जाएगा, डेल ई का जो स्क्वायर होगा वो और भी छोटा हो जाएगा। सो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, डेल ई बहुत छोटा है, डेल ई का स्क्वायर उससे भी छोटा हो जाएगा, तो डेल ई स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अब जो मेरे पास बचा वो बचा 2L डेल ई इक्वल्स टू A/4, 2L डेल ई इक्वल्स टू A/4, यहाँ से L आ जाएगा, L इक्वल्स टू A स्क्वायर ओवर 8 डेल ई, और ये फ्लेयरिंग लेंथ है, यानी किस लेंथ तक आप इस वेव गाइड को फ्लेयर करेंगे, ये जानकारी जरूर है। इसके कंस्ट्रक्शन में अगर आपको इस लेंथ का नहीं पता तो आपको ये थोड़े ना पता है कि आपको कहां तक फ्लेयर करना है। टू मैच द इम्पिडेंस विद द स्पेस we have to know the value of L. L is given by A square over 8 del E. Okay. Similarly, we can calculate this length formula for H plane. तो H plane के लिए क्या हो जाएगा, B स्क्वायर, A की जगह B आएगा, क्योंकि ये जो साइड है ये अब की बार B हो जाएगी, ठीक है, और जो एंगल हो जाएगा वो डेल H हो जाएगा। तो सिमिलरली हम इस फॉर्मूले से ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मुझे इस फ्लेयरिंग लेंथ का पता होना चाहिए फॉर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉर्न एंटीना। अगर इस फ्लेयरिंग लेंथ का नहीं पता है हमें, तो हमें ये नहीं पता लग पाएगा कि वेव गाइड से कितनी दूर तक हमें फ्लेयर करना है टू मैच द इम्पिडेंस विद द फ्री स्पेस। ओके, सो इस लेंथ का पता होना हमें जरूरी है। अच्छा, इस लेंथ का चलो बी, फिर हमें अगर इस लेंथ का पता करना है, मान लीजिए एच प्लेन में या ई प्लेन, दोनों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एच प्लेन की बात करें या ई प्लेन की, तो एल को जानने के लिए आपको जरूरी है कि बी को जाने और डेल एच या फिर डेल ई को जाने। ए और बी को जानना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें जो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है वो डेल एच और डेल ई का रखना है। डेफिनेट वैल्यूज हैं डेल ई और डेल एच की। डेल ई की वैल्यू हमेशा 0.25 लैम्बडा से कम होनी चाहिए हमेशा, और डेल एच की वैल्यू हमेशा 0.04 लैम्बडा से कम होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती, तो जिस काम के लिए हमने हॉर्न एंटीना को डिजाइन किया है, टू प्रोपगेट और टू रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस, वो ये काम नहीं कर पाएगा। हमेशा जो फ्लेयरिंग एंगल है विद रेस्पेक्ट टू ई प्लेन वो कितना हो, सेकेंडली
ये डेल ई, ये वाली लेंथ, ये इतनी छोटी सी लेंथ, इसको ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि कितना, ये हमेशा जिस वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंटीना में से प्रोपगेट हो रही हो उसका 1/4 आप कह सकते हैं, क्योंकि इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो λ/4 आएगा। यानी डेली की वैल्यू हमेशा जो जिस भी वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हॉर्न एंटीना में से फ्लो हो रही है उसकी वेवलेंथ का 1/4 तो होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए λ/4 से। अगर इससे ज्यादा ये होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपगेट नहीं कर पाएगा हॉर्न एंटीना, या फिर मैं कहूं कि हॉर्न एंटीना फंक्शन नहीं कर पाएगा, हॉर्न एंटीना फंक्शन नहीं कर पाएगा। और इसी तरह से एच प्लेन के रेस्पेक्ट में हमने इस लेंथ का ध्यान रखना है, 0.40/λ। जिस वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्लो करानी हो उसका ये कैलकुलेशन कीजिए और डेल एच को हमेशा इस वैल्यू से कम रखिए, तब जाके ही हॉर्न एंटीना फंक्शन कर पाएगा, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं कर पाएगा। ओके, सो दीज कंडीशंस जो हम अभी डिस्कस करके आए हैं मस्ट ऑलवेज बी ओबेड, अदरवाइज द हॉर्न एंटीना विल नॉट फंक्शन। ओके, टाइप्स ऑफ हॉर्न एंटीना पढ़ लेते हैं। टाइप्स कितने तरह के हॉर्न एंटीना पॉसिबल हैं? तो बहुत तरह के हॉर्न एंटीना पॉसिबल हैं। इनमें से कुछ इस तरह के हैं। पहला है सेक्टोरियल ई प्लेन हॉर्न। सेक्टोरियल ई प्लेन हॉर्न क्या होता है? ये यहाँ दिखाया गया है आपको, ये ई प्लेन है, ये एच प्लेन है, और इसको हम कह देते हैं डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। चूंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर होंगे तो डेफिनेटली ये जो थर्ड डायरेक्शन बचती है तो ये बचती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो सेक्टोरियल ई हॉर्न क्या होता है? देखिए, ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, और इसकी जो फ्लेयरिंग है ना, ये इस पर्टिकुलर हॉर्न की जो फ्लेयरिंग की गई, ये तो वेवगाइड है। ये पीछे वाला हिस्सा क्या है? वेवगाइड है, एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड है। तो इसकी जो फ्लेयरिंग की गई है आप ये देखिए, ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में और फ्लेयरिंग भी इसकी इसी डायरेक्शन में की गई है। ठीक है, तो इस तरह के हॉर्न को हम कह रहे हैं सेक्टोरियल ई प्लेन हॉर्न। अच्छा, ये है दूसरी तरह का हॉर्न। इस डायरेक्शन में देखिए, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट कर रहा है और इसी डायरेक्शन में इसकी फ्लेयरिंग की गई है, मैक्सिमम फ्लेयरिंग इसी डायरेक्शन में की गई है। तो इस तरह के हॉर्न को हम कह रहे हैं सेक्टोरियल एच प्लेन हॉर्न। ठीक है, अब दूसरी तरह का एक हॉर्न है ये इसको हम कहते हैं पिरामिडल हॉर्न। पिरामिडल हॉर्न ये है कि अगर जो फ्लेयरिंग है वो ई प्लेन के रेस्पेक्ट में भी की गई हो और एच प्लेन के रेस्पेक्ट में भी की गई, यानी थोड़ा सा जो फ्लेयर है हॉर्न को ई प्लेन के रेस्पेक्ट में किया गया है और थोड़ा सा फ्लेयर उसको एच प्लेन के रेस्पेक्ट में किया गया हो। ये देखिए, यहाँ जो फ्लेयरिंग है ना वो एच प्लेन के रेस्पेक्ट में भी है और ई प्लेन के रेस्पेक्ट में भी है। तो इस तरह के हॉर्न को हम पिरामिडल हॉर्न कहते हैं। ठीक है, और ये कॉमनली यूज्ड हॉर्न यही है जहां फ्लेयरिंग दोनों साइड में हो। ठीक है, और ये हमारा कैनोनिकल हॉर्न है। इसको हम ये बिल्कुल आपको याद दिलाता है उस हॉर्न की जो हमारे व्हीकल्स में लगे रहते हैं। तो इस तरह के जो ये कैनोनिकल शेप का है, इसीलिए इसको कैनोनिकल नाम दिया गया है। तो जो बेसिकली क्लासिफिकेशन है हॉर्न एंटीना का वो यही है, सेक्टोरियल ई प्लेन अगर ई डायरेक्शन में फ्लेयरिंग की गई है, ई वेक्टर की डायरेक्शन में फ्लेयरिंग की गई है। सेक्टोरियल एच प्लेन हॉर्न अगर एच डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन में फ्लेयरिंग की गई है। और पिरामिडल हॉर्न यदि दोनों डायरेक्शन में फ्लेयरिंग की गई है। और कैनोनिकल हॉर्न एक सिंपल कैनोनिकल टाइप का हॉर्न है हमारे पास। ओके, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्न एंटीना। ओके, now the pyramidal horn or canonical horn will improve overall directivity because flare is now is in more than one direction। ये डायरेक्टिविटी को बढ़ा देते हैं ये भी और ये भी। क्यों? क्योंकि अब जो फ्लेयरिंग है ना वो दोनों डायरेक्शन में, मोर देन वन डायरेक्शन। ओके, द हॉर्न एंटीना इज नॉट नियरली एज डायरेक्टिव एज एंटीना विद पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। उतना डायरेक्टिव एंटीना ये नहीं है जितना अच्छा डायरेक्टिव एंटीना पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का है, बट इट डज हैव क्वाइट गुड डायरेक्टिविटी एंड
बैंडविड्थ एंड सिंपल मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन, जो लेंस एंटीना के साथ हम स्टडी करके आए हैं पिछले टॉपिक में, कि लेंस एंटीना डायरेक्टिविटी बहुत अच्छी करता है, उसकी डायरेक्टिविटी बहुत अच्छी है, लेकिन बल्कि हो जाता है, हैवी हो जाता है और कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन हो जाती है उसकी। तो इस कारण हम ज़्यादा, हालांकि अगर आप डायरेक्टिविटी को देखें तो उसका कोई मुकाबला नहीं है, लेंस एंटीना का कोई मुकाबला नहीं है। आप आगे स्टडी करेंगे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हम लेंस एंटीना का बहुत यूज करते हैं, लेकिन बल्कि है, हैवी है, कॉस्टली है, कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। ओके, सो इट इज अ वेरी गुड एंटीना टू यूज विद अ वेवगाइड। अगर वेवगाइड के साथ आप इसे यूज करेंगे तो बहुत बेहतरीन ये एक एंटीना बन जाता है। ओके, so simple horn are often employed. Simple horn are often employed sometime by themselves or sometime as primary radiators. ओके, प्राइमरी रेडिएटर्स की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं, और अपने आप जो सिंपल हॉर्न एंटीना है उसको हम एक रेडिएटर की तरह बिहेव भी कर सकते हैं, और या तो फिर फीडिंग एलिमेंट जो हम कह रहे थे ना, पैराबोलॉइड रिफ्लेक्टर के साथ, पैराबोलॉइड रिफ्लेक्टर के साथ जो हमने फीड एंटीना बनाया था ना, आप अगर उसकी कंस्ट्रक्शन पे जाएंगे, मैंने उस समय भी थोड़ा सा एक जिक्र किया था। ये देखिए, ये इसकी स्ट्रक्चर को देखिए जरा, ये इसकी स्ट्रक्चर को देखिए जरा, ये क्या है? ये हॉर्न एंटीना है। इसकी स्ट्रक्चर को देखिए जरा, ये तो जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है ना, उनकी डायरेक्टिविटी इतनी ज्यादा क्यों हुई? क्योंकि कुछ तो डायरेक्टिविटी इसकी वजह से बढ़ी, जो हॉर्न एंटीना है, जो फीड एलिमेंट का काम करता है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर में, और मेनली जो डायरेक्टिविटी बढ़ी है ना, इस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर से बढ़ी है। आपको ये कुछ याद नहीं दिलाता? आपको ये कुछ याद नहीं दिलाता? ये डिश एंटीना है, ये उसका एलिमेंट है जो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करता है, ये वही है एलिमेंट, है ना? एलिमेंट, ये वही एलिमेंट है ये। और उसकी शेप को भी जरा देखना, आज डिश एंटीना के पास जो वहां एलिमेंट लगा है, बिल्कुल इसी शेप का, और इसी को कहते हैं हॉर्न एंटीना। ठीक है, और ये जो एक मेटल रिफ्लेक्टर लगा रहता है, ये पैराबोलिक शेप का मेटल जो डिश एंटीना है, उसकी शेप कैसे रहती है? पैराबोला की शेप की तो रहती है। तो ये वही है, मेटल की एक प्लेट है जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का काम करते हैं। तो अब आपको डिश एंटीना समझ में आ जाना चाहिए, अब आपको डिश एंटीना समझ में आना चाहिए, है ना? ये एलिमेंट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करता है, जिसको हम हॉर्न एंटीना जैसा ये स्ट्रक्चर है। एक्चुअली ये हॉर्न एंटीना ही है, और ये वो मेटल की प्लेट है जो डिश एंटीना में पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का काम करती है। ये यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करती हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्फेरिकल वेव फॉर्म की फॉर्म में आगे बढ़ती हैं, जो रिफ्लेक्टर एंटीना तक जाती है। रिफ्लेक्टर एंटीना इनको प्लेन वेव फ्रंट में बदल जाता है, और ये सैटेलाइट तक जाती हैं सीधे, और सैटेलाइट इनको रिसीव करता है, और वापस यहाँ सैटेलाइट वापस इनको सिग्नल भेजता है, जो इस एलन, इसको एलन बोलते हैं एक्चुअली, जो डिश एंटीना की फॉर्म में जो ये लगा रहता है एलिमेंट, इसको एलन बोलते हैं। ये एलन रिसीव करता है उन्हें, और इसको फिर ये एलन जो है एक वायर के थ्रू, एक कोएक्सियल केबल के थ्रू आपके सेट टॉप बॉक्स तक जाता है। सेट टॉप बॉक्स का कनेक्शन टीवी से होता है, और वो जो सिग्नल ये एलन रिसीव करता है सैटेलाइट से, वो सीधे आपके घरों तक आते हैं। इसीलिए इस सिस्टम को D2H कहते हैं, डायरेक्ट टू होम। यानी सैटेलाइट से जो सिग्नल आ रहे हैं आपके, सीधे कहाँ आ रहे हैं? घर में आ रहे हैं। इसीलिए इस सिस्टम को D2H कहा जाता है, डायरेक्ट टू होम सर्विस। ओके, तो ये है हॉर्न एंटीना जो आपके डिश टीवी एंटीना में लगा रहता है। ये वो मेटल की प्लेट है
पैराबोलिक रिफ्लेक्टर जिसे हम कह रहे थे, ये वो मेटल की प्लेट है और ये यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपगेट कराता है, रेडिएट कराता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्फेरिकल वेव फॉर्म की फॉर्म में यहाँ तक इस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर तक पहुँचती है जो एक मेटल की सीट होती है। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को पैरेलल वेव फ्रंट पे कन्वर्ट करता है और ये जो पैरेलल वेव फ्रंट्स हैं ये इनकी डायरेक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि सैटेलाइट तक ट्रेवल करते हैं और सैटेलाइट इनको रिसीव करता है। वापस जो सिग्नल उसको यहाँ भेजने होते हैं वापस सिग्नल भेजता है और भेजने के बाद वो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर तक आते हैं प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म में। ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इस प्लेन वेव फ्रंट को इस स्फेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर देता है और स्फेरिकल वेव फ्रंट इस एलन के द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं और ये एलन सीधे कनेक्ट होता है एक कोएक्सियल केबल के थ्रू एक सेट टॉप बॉक्स से, जो सेट टॉप बॉक्स सीधे कनेक्ट होता है आपके टीवी से और टीवी को वो सिग्नल मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरा सैटेलाइट कम्युनिकेशन का फीचर चलता रहता है। तो हॉर्न एंटीना आपको बहुत कॉमनली डिश टीवी एंटीना में मिल जाएगा। तो अगर आपको डिश टीवी एंटीना लिखने को आता है तो दैट इज सिंपली अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। ओके, तो ये मैं यूज बता रहा था आपको कि हम कहाँ कर रहे थे यूज। ओके, हॉर्न एंटीना का। तो हॉर्न एंटीना को आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं और एक फीड एंटीना के फॉर्म में आप इसको पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के साथ भी यूज कर सकते हैं। सम कंडीशंस डिक्टेट दैट द यूज ऑफ अ शॉर्ट शैलो हॉर्न in this case the wavefront leaving it is curved, not a plane as so far consider। ठीक है, तो एक शॉर्ट शैलो हॉर्न अगर आप यूज करेंगे तो उसमें जो वेव फ्रंट होगा ना वो फिर कर्ड होगा और कर्ड होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड तक ट्रेवल नहीं कर सकते। एंड दिस इज अनअवॉइडेबल ए डाइलेक्ट्रिक लेंस में एम्प्लॉयड टू करेक्ट द कर्वेचर। ओके, और अगर जब आपको मान लीजिए ये यूज ही करना पड़े, शॉर्ट शैलो हॉर्न यूज ही करना पड़े, तो इसके बीच में एक लेंस को यूज कीजिए, एक डाइलेक्ट्रिक लेंस को यूज कीजिए ताकि ये जो कर्ड वेव फॉर्म है ना ये इसको आप प्लेनर वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर सके। क्योंकि आपको पता है कि कर्ड अगर वेव फ्रंट होंगे तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेंगे। जरूरी है इन कर्ड वेव फ्रंट को एक प्लेनर वेव फ्रंट में बदलना जिसकी वजह से ये जो वेव फ्रंट है वो डिस्टेंटेड पार्ट ऑफ वर्ल्ड तक ट्रेवल कर सके। तो इस तरह से हॉर्न एंटीना को हम डायरेक्ट एक रेडिएटिंग एलिमेंट की तरह या फिर पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, लेंस एंटीना, इनके जो फीड एलिमेंट है उस तरह भी यूज कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो यूज देखेंगे ना आप तो वो एक फीड एंटीना की फॉर्म में देखेंगे। लेंस हॉर्न एंटीना को डायरेक्ट यूज करना थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, तो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के साथ या लेंस एंटीना के साथ इसे फीड एलिमेंट की तरह यूज कीजिए और इस जैसा रिजल्ट बाकी एंटीनाज नहीं देंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द हॉर्न एंटीना। इसकी एप्लीकेशंस को देख लेते हैं, क्या इसकी एप्लीकेशंस है, कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के नाम से एक टॉपिक में वापस हम इसको स्टडी करने वाले हैं। ओके, एप्लीकेशन ऑफ हॉर्न एंटीना। तो क्या एप्लीकेशन? द हॉर्न एंटीनाज हैव देयर इंपॉर्टेंस एंड यूज इन माइक्रोवेव इंजीनियरिंग। माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में आप इनको यूज कर सकते हैं। दिस एंटीना कैन बी यूज एज अ फीड एलिमेंट फॉर पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। ये बहुत अच्छा एंटीना बन जाता है फिर। फॉर शॉर्ट रेंज रडार एंटीना वी कैन यूज हॉर्न एंटीना। शॉर्ट रेंज रडार एंटीना अगर आपको यूज करना है तो उसमें भी आप हॉर्न एंटीना को यूज कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड विल मीट यू इन टू द नेक्स्ट वन। थैंक यू।